चलो अब इन लवण के सूत्र लिखें। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। चलिए अब उन अम्ल और क्षार को पहचानें जिनसे ये लवण बने हैं। K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। सोडियम सल्फेट बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना है कैल्शियम सल्फेट। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो बनता है मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा कॉपर सल्फेट बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड बनता है। हम जानते हैं कि सॉल्ट धनायन व ऋणायन से मिलकर बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के संयोग से बनता है। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट सोडियम आयन और सल्फेट आयन के संयोग से बनता है।
इन दोनों सॉल्ट में सोडियम आयन कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सोडियम फैमिली के सदस्य हैं। इसी प्रकार पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम आयंस हैं, यानी ये सभी पोटेशियम फैमिली के सदस्य हैं। अब तुम दिए गए लवणों के सूत्रों को देखकर उनके परिवार को पहचान सकते हो। पोटेशियम सल्फेट है पोटेशियम परिवार से, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम एसीटेट हैं सोडियम परिवार से। कैल्शियम सल्फेट सदस्य है कैल्शियम परिवार का और मैग्नीशियम सल्फेट सदस्य है मैग्नीशियम परिवार का और कॉपर सल्फेट है कॉपर परिवार का सदस्य। चलिए अब हम सॉल्ट का पीएच मान ज्ञात करते हैं। एक बीकर लें, इसमें आसुत जल लें, इसमें कुछ मात्रा सोडियम क्लोराइड की डालें और इसे हिलाएं। अब पीएच पेपर की मदद से इसका पीएच मान ज्ञात करें। पीएच पेपर हरा रंग दर्शाता है। इससे पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है। एक अन्य बीकर लें, इसमें आसुत जल लें। अब इसमें कुछ मात्रा पोटेशियम नाइट्रेट डालें। अब इसे हिलाएं। पीएच पेपर की मदद से इसकी अम्लीयता की जांच करें। यहाँ भी पीएच पेपर हरा रंग दर्शा रहा है और हम कह सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट की प्रकृति भी उदासीन है। अब एक अन्य बीकर लें, इसमें आसुत जल लें। अब इसमें कुछ मात्रा एल्युमिनियम क्लोराइड की डालें। इसे हिलाएं। पीएच पेपर की मदद से विलयन के पीएच की जांच करें। पीएच पेपर का रंग दर्शा रहा है कि लवण की प्रकृति अम्लीय है। अब एक अन्य बीकर लें, इसमें आसुत जल लें। अब इसमें कुछ मात्रा जिंक सल्फेट की डालें और उसे हिलाएं। अब इसमें पीएच पेपर डालें। पीएच पेपर का रंग दर्शा रहा है कि जिंक सल्फेट की प्रकृति अम्लीय है। एक अन्य बीकर में आसुत जल लें और इसमें कॉपर सल्फेट की कुछ मात्रा डालें। अब इसमें पीएच पेपर डालें। यहाँ पीएच पेपर का रंग दर्शाता है कि कॉपर सल्फेट विलयन की प्रकृति अम्लीय है। अब एक अन्य बीकर में आसुत जल लें। इसमें सोडियम एसीटेट की कुछ मात्रा डालें। और इसमें पीएच पेपर डालकर उसका रंग परिवर्तन देखें। पीएच पेपर का रंग दर्शाता है कि ये विलयन क्षारीय है।
यानी सोडियम एसीटेट की प्रकृति क्षारीय होती है। अब एक अन्य बीकर में आसुत जल लें। इसमें ठोस सोडियम कार्बोनेट की कुछ मात्रा डालें। अब इस विलयन में पीएच पेपर डालें और रंग का अध्ययन करें। पीएच पेपर का रंग दर्शा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है। इन लवणों की प्रकृति भिन्न भिन्न क्यों है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट उदासीन लवण हैं, तो फिर एल्यूमीनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की प्रकृति अम्लीय है और सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट लवणों की प्रकृति क्षारीय होती है। वास्तव में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले लवण की प्रकृति उदासीन होती है। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य अभिक्रिया से बनने वाला लवण अम्लीय होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होगा। प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल के मध्य अभिक्रिया से बनने वाले सॉल्ट की प्रकृति क्षारीय होती है और पीएच मान 7 से अधिक आता है। अब हम कुछ उपयोगी लवण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम साधारण नमक की चर्चा करेंगे। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं। एक टैंक में सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं। उसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुछ समय बाद एनोड पर क्लोरीन गैस एकत्रित होगी। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होगी। और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भी एकत्रित होगा। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली बनता है। इसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन के वैद्युत विघटन से प्राप्त सभी उत्पाद बहुत उपयोगी हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में और अमोनिया बनाने में। अमोनिया का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए और पीवीसी बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में और सीएफसी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया जाता है, जिसका प्रयोग स्टील को साफ करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में,
दवाई बनाने में और कॉस्मेटिक बनाने में होता है। इसी प्रक्रिया में बनने वाला एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत उपयोगी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग धातुओं को डीग्रीस करने में, साबुन बनाने में, उर्वरक बनाने में, कागज बनाने में और मानव निर्मित रेशे बनाने में किया जाता है। चलो अब देखते हैं कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम में से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनता है। इस ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में होता है। इसी प्रकार ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग कागज उद्योग में विरंजक के रूप में होता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए होता है। अब हम एक अन्य लवण की चर्चा करते हैं। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जिसका प्रयोग केक आदि बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन सॉल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के विलयन में से अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। इस अमोनिकल ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है और बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है या जल के साथ लिया जाता है तो इसका विघटन हो जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और जल भी बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही तो केक के फूलने का कारण है। यही कारण है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेकिंग पाउडर बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन साथ में बनता है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट स्वाद में कड़वा होता है। उसकी कड़वाहट को कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है। ये अम्ल को आसानी से उदासीन कर देता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी की शिकायत होती है तो उसे उदासीन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है और व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र बनाने में भी किया जाता है। अब हम सोडियम कार्बोनेट लवण की चर्चा करेंगे। हमने अभी देखा था
कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर धावन सोडे का निर्माण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है और साथ ही साबुन बनाने में भी। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। धावन सोडा में सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिस्टलीय जल के 10 अणु जुड़े होते हैं। ये क्रिस्टलीय जल के अणु यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? चलिए इसे समझने के लिए एक परख नली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। अब गर्म करते हैं। गर्म करने पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग सफेद हो जाता है और परख नली के ऊपरी हिस्से पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ये पानी की बूंदें कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलीय जल की उपस्थिति को दर्शाती हैं। अब इसी परख नली में 2-3 बूंदें जल की डालते हैं। पुनः नीले रंग का कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में पुनः जल के अणु जुड़ जाते हैं। किसी सॉल्ट के साथ जुड़े हुए पानी के अणु क्रिस्टलीय जल के अणु कहलाते हैं। धावन सोडा में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु होते हैं। Na2CO3 10H2O। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल में क्रिस्टलीय जल के 5 अणु होते हैं। जिप्सम में क्रिस्टलीय जल के 2 अणु हैं। अब हम जिप्सम से प्राप्त एक महत्वपूर्ण यौगिक की चर्चा करेंगे। ये यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं। गर्म करने पर 1.5 क्रिस्टलीय जल के अणु वातावरण में निकल जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ जल का आधा अणु बनता है। इस नए यौगिक को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग स्टैचूज बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सतह को चिकना करने के लिए भी किया जा सकता है। हम समझते हैं कि अब तक आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल गए होंगे। धन्यवाद।